एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री वस्तुनिष्ठ रसायन विज्ञान रखा है। इस सीरीज के अंतर्गत हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। चैप्टर वाइज का यहाँ पर मतलब है जिस प्रकार से हमारा चैप्टर आगे को बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक चैप्टर की बात करूं, हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो शुरू में उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में कंपाउंड और उनका यूज होता है। तो इसी क्रम में हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे छांट करके एक एक करके स्टडी करेंगे। हमारी वीडियो सीरीज की खास बात यह होगी कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चारों विकल्प की एक एक करके स्टडी करेंगे। हम ये तो जानेंगे ही कि कौन सा ऑब्जेक्ट या विकल्प सही है और वो क्यों सही है। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अन्य विकल्प क्यों सही नहीं है। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप को थ्योरेटिकल नॉलेज चैप्टर की होनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। पहले आप उनको देखिएगा, सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा, बुक अपने सामने रख करके उनको टैली कीजिएगा। इन नोट्स की पीडीएफ फाइल भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कमेंट करके मंगवा सकते हैं। हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और ये जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे जिसके की सीरीज का नाम हमने ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री रखा है, छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में होंगे। 1 बाय 1 इनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको कुछ पूछना है, समझना है या आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या जो हमारा ये नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया है। सामने आप लिखा हुआ देख सकते हैं, नीचे दिए गए कार्बनिक का यूपीएससी नाम लिखिए। 2 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में CCl3 का होल थ्राइस CCl, इसका यूपीएससी नाम पूछ रहा है। इस वाले कार्बन से एक Cl लग रहा है और 3 CCl3 लग रहे हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना सूत्र विस्तृत करके लिख देते हैं। बॉन्ड थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 3 Cl लगा दीजिए इससे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 3 Cl इससे लगा दीजिए, इस वाले बॉन्ड को भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 3 Cl इसको लगा दीजिए। IUPAC का पहला नियम हमसे कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो प्रोपेन। अभी पहले कार्बन पर 3 Cl है, दूसरे कार्बन पर 1 Cl है और तीसरे कार्बन पर 3 Cl है। कुल मिलाकर 7 Cl है। पहले कार्बन पर है 3 Cl तो 1 1 1, दूसरे कार्बन पर है 1 2, एक बार लिख दीजिए। तीसरे कार्बन पर 3 है, 3 बार लिख दीजिए। एक छोटा सा हाइफन लगा दीजिए, इसको छोटा सा डंडा, इसको हाइफन बोलते हैं। 7 बार क्लोरीन आ गई, इसके लिए हेप्टा क्लोरो। अभी दूसरे कार्बन पर ये ट्राई क्लोरोमिथाइल, 2 ट्राई क्लोरो, इसको हम मिटा दे रहा हूं मैं, मिथाइल। मात्र श्रृंखला के रूप में प्रोपेन, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। CH3 का होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CCl C6H4I और ये P4 पैरा पोजीशन। यहाँ ये फिनाइल है और फिनाइल की पैरा पोजीशन पर आयोडीन लग रहा है। ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये फिनाइल हो गया, ये पैरा पोजीशन पर आयोडीन लग रही होगी। यहां से शुरुआत करते हैं। कार्बन पर 3 CH3 लग रहे हैं, यहां आ जाइए।
CH डबल बॉन्ड C पर एक Cl लग रहा है और इस तरीके से ये फिनाइल पहला पोजीशन पर आयोडीन। तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो पहले कार्बन पर फिनाइल है, क्लोरो है, तीसरे कार्बन पर मिथाइल है 2। 4 कार्बन की सीरीज है, उसके लिए हम ब्यूट का यूज करेंगे। और चूंकि डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो यानी कि फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम पहले मार्च श्रृंखला दे दीजिए, ब्यूट 1ईन। अब यहां पर ये आयोडो फिनाइल, कौन सा आयोडो फिनाइल है, 1 2 3 4 आयोडो फिनाइल, किससे, 1 कार्बन पर। तो 1 क्लोरो और 1 4 आयोडो फिनाइल और 3 पर 2 मिथाइल। इसको मिटा देता हूं यहां पे मैं, 3 हाइफन डाई मेथिल ब्यूटीन 1। ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। सरल ही है, थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आप इसको सरलता से कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामने आप उसको ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इंट्रोडक्शन से संबंधित है। नीचे दिए गए यौगिक में Br की स्थिति का वर्गीकरण कीजिए। एक यहाँ पर कार्बनिक यौगिक दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 का होल ट्वाइस। यहाँ जो ये Br परमाणु है इसकी स्थिति को वह पूछ रहा है, एलाइलिक है, बिनाइलिक है, एराइल है या सेकेंडरी है। तो पहले हम इसकी संरचना सूत्र बना लेते हैं। यहां तक पहुंच गए हम। कार्बन Br लग रहा है, 2 CH3 लग रहे हैं। ये जो Br परमाणु है इसकी स्थिति पूछ रहा है, एलाइल, एराइल, बिनाइल, सेकेंडरी। तो यहां पर ये जो Br है उससे अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड लग रहा है। यदि इस प्रकार के कोई यौगिक होते हैं तो उनको हम एलाइल बोलते हैं। एलाइल का मतलब ही होता है डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, जबकि बिनाइल का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु पर ही कोई अन्य परमाणु लगा हुआ हो। एराइल का मतलब होता है कि जिस परमाणु की हम बात कर रहे हैं वह बेंजीन न्यूक्लियस से लगा हुआ है। और सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री कार्बन एटम। एक संरचना सूत्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एलाइल की बात करूं, एक मैंने सीरीज बना ली यहाँ पर और Br में यहाँ पे लगाता हूं। जिस कार्बन पर Br है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो ये जो पोजीशन होती है ये एलाइल की होती है। अगर मैं एक यहाँ पे और सीरीज बनाऊं और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे मैं यहाँ पर Br लगा दूं तो ये जो पोजीशन होती है विनाइल की होती है। जबकि बेंजीन न्यूक्लियस पर यदि मैं इस तरीके से Br लगा दूं या हेलोजन का कोई और परमाणु लगा दूं Cli, तो वह एराइल कहलाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी। इसके लिए मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई है और इस सीरीज में मैंने 3 प्रकार के मुझे कार्बन परमाणु दिख रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या 4 है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला जो कार्बन परमाणु है इससे एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला, इसको कहेंगे हम 1 डिग्री या प्राथमिक। ये वाला जो कार्बन परमाणु है इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, 2 डिग्री, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। और ये जो कार्बन परमाणु है ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन परमाणु या तृतीयक, टर्शरी। अन्य 2 कार्बन बचे
आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वाला कार्बन परमाणु 1 डिग्री के अंतर्गत आएगा या 2 डिग्री 3 डिग्री के अंतर्गत आएगा, और ये वाला कार्बन परमाणु कौन से वाले कैटेगरी में आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप समझ चुके हैं। अब यदि बी आर यहां पे लगे तो वह कहलाएगा सेकेंडरी या द्वितीयक, और यदि बी आर हम 3 डिग्री कार्बन एटम पर लगा देते हैं या कोई और अन्य हैलोजन 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर लगा देते हैं तो वह कहलाएगा तृतीयक। और यदि 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर हम कोई परमाणु लगा देते हैं, हैलोजन का कोई भी परमाणु, FClBrI X के रूप में कह दिया मैंने यहां पर इसको, तो ये कहलाएगा यहां पर 1 डिग्री परमाणु। तो चूंकि इस वाले आंसर का सही, इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर एलाइल है, क्योंकि ये जो Br परमाणु है ये वाला, इसके जिस कार्बन पर ये जुड़ रहा है, ये Br जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो जिस कार्बन पर ये Br जुड़ रहा है यदि उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो वह एलाइल के अंतर्गत आते हैं, और जिस कार्बन पर ये Br जुड़ रहा होता अगर उसी पे डबल बॉन्ड होती, जैसे कि इस तरीके का कोई केस होता, तो वह विनाइल के अंतर्गत आता। और यदि बेंजीन न्यूक्लियस पर हैलोजन परमाणु जुड़ रहा होता तो वह एराइल के अंतर्गत आता। तो मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा देता हूं। नीचे दिए गए यौगिक में Br की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हमने कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बनाया और ये देखा कि जिस कार्बन पर Br जुड़ रहा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यानी कि एलाइल कैटेगरी के अंतर्गत वह Br परमाणु आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के रूप में हमने एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन लिया है, एथाइलिडीन क्लोराइड कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है, विकिनल डाइक्लोराइड, विकिनल बोलेंगे इसको, जेमिनल डाइक्लोराइड, एलाइलिक क्लोराइड, बिनाइलिक क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड, बिनाइलिक क्लोराइड अभी हम समझ कर आए हैं। एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड होता है तो उसको एलाइलिक बोलते हैं, और यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से ही हैलोजन जुड़ रहा होता है तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। उसमें तो हमारा कोई परेशानी हमको है नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये जेमिनल और विकिनल क्या होते हैं, ये डाई हैलाइड्स में आते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लें। एथाइलिडीन क्लोराइड, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला संरचना सूत्र है। आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन पे दोनों Cl लगे हुए हैं, और जब इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं कि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए होते हैं तो वह जेमिनल डाई क्लोराइड के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर ये है। विकिनल डाइक्लोराइड की बात कर लेते हैं। विकिनल, इसी का मैं विकिनल डाइक्लोराइड बनाऊं तो समीप वाले 2 कार्बन पर मैं हैलोजन लगा दूंगा, ये कहलाएगा विकिनल, ये कहलाएगा जेमिनल, जैम बोल देते हैं इसको, ये विकिनल। और यदि लास्ट वाले कार्बन पर हैलोजन लग रहे होते हैं तो ये अल्फा ओमेगा डाइक्लोराइड कहलाते हैं। तो जो डाइक्लोराइड होते हैं हम उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लग रहे हों। विकिनल का मतलब बराबर बराबर वाले कार्बन पर हैलोजन लग रहे हों, जैसे कि एक सीरीज ये है, एक हैलोजन यहाँ लग रहा है, एक हैलोजन ये लग रहा है, बराबर बराबर हो तो विकिनल कहलाएंगे। और अगर कॉर्नर वाले कार्बन पर हैलोजन लग रहे हो तो वह अल्फा ओमेगा के अंतर्गत आते हैं। तो हमको पहले एथाइलिडीन क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा CH3CHCl2, एक ही कार्बन पर 2 Cl लग रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एथाइलिडीन क्लोराइड कौन सा होता है। तो जेमिनल डाइक्लोराइड जो होते हैं वो एथाइलिडीन क्लोराइड होते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लग रहे होते हैं।
यदि अलग अलग कार्बन पर हेलोजन लग रहे होते तो दो कैटेगरी बनती, बराबर बराबर वाले कार्बन पर हेलोजन लग रहे हैं तो वह विकिनल के अंतर्गत आएंगे, और यदि कॉर्नर वाले कार्बन पर हेलोजन लग रहे हैं तो वह अल्फा ओमेगा के अंतर्गत आते हैं, एलाइलिक और विनाइलिक। ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंग्लिश में देख करके आप इसको घबराइएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ही इसको लिखा जाएगा, तभी आसान लैंग्वेज इसको बोला जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम बताइए। एक यौगिक दे रखा है, उसका आईयूपीएसी नाम दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस संरचना को हम बना लेते हैं, CH3CH, CH2Br और ये C2H5। अब C2H5 को हमें विस्तार करना होगा, CH3CH, CH2Br और C2H5 को लिखिए आप CH2CH3। आईयूपीएसी के पहले नियम पर आ जाइए, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए और उस ओर से कीजिए जिस ओर से Br को छोटा नंबर मिल जाए। 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसके लिए हम ब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन, ब्यूटेन। एक पे Br है ब्रोमो और 2 पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली नाम दे दीजिए, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ये इसका नाम होगा। तो इसका डी विकल्प जो है वह सही है। यदि आपको कुछ कठिनाई है तो हमारे प्ले लिस्ट में आईयूपीएसी से संबंधित जो टॉपिक है उसका पहला दूसरा वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पर हमने 5 बॉक्स बना करके बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। बीच वाला जो बॉक्स होता है वह मात्र श्रृंखला या मदर सीरीज कहलाता है, जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं। उसके बराबर वाला बॉक्स जो होता है तीसरे नंबर का, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। और उससे पहले वाला जो बॉक्स होता है दूसरे नंबर का, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसमें हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल का यूज करते हैं। तो वहां पर इतना ही सफिशियंट है, आप उसको देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई आपको कठिनाई परेशानी इसमें नहीं होगी। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाई इथाइल ब्रोमो मीथेन का सही आईयूपीएसी नाम बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। डाई इथाइल ब्रोमो मीथेन ये पुराना नाम है। मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी हैं और 2 इथाइल लग रहे हैं इस पर, C2H5, C2H5, और एक ब्रोमीन लग रहा है, एक वैलेंसी खाली रह गई, उसको हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये डाई इथाइल ब्रोमो मीथेन का नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है, तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, C2H5 को खोल लीजिए। यहाँ पर C2H5 को आप लिखिए CH2CH3, इसी प्रकार से नीचे वाले C2H5 को लिखिए CH2CH3। इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, चाहे आप अप टू डाउन चलेंगे चाहे डाउन टू अप चलेंगे, ब्रोमीन तीसरे नंबर पर ही आएगी। तो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन 5 नंबर कार्बन की है, पेंट, एन और 3 ब्रोमो, पेंटेन। इसका डी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। बाकी तो इसमें कुछ और समझने का नहीं है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो, कठिनाई हो रही हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए, अब तक हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए वह सब इंट्रोडक्शन से संबंधित थे, और हम चैप्टर वाइज ही आगे को बढ़ रहे हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन ही होता है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी स्टडी करेंगे, और वह आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, किस समवायी का अधिकतम मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्वथनांक होगा। तो पहले हम इनके सबके संरचना सूत्र बना लेते हैं। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, जो A है 1,
2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 पोजीशन, 2 और 3 पोजीशन, इसको हम बोल देंगे ऑर्थो, इसको हम बोल देंगे मेटा, और तीसरा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1, किसी भी कार्बन को 1 दे दीजिए, 1 2 3 4, ये कहलाएगा पैरा। इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी के मेल्टिंग पॉइंट एक जैसे ही होंगे, सभी के समान होंगे। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड होता है वह डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। यदि वह सिमेट्रिकल है और उनकी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक अच्छी तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। यदि हम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें अर्थात ऑर्थो वाले की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं है और ये क्रिस्टल लैक्टिस में सही प्रकार से फिट नहीं हो पाएगा। ऐसा मेटा के साथ भी हम बोल सकते हैं। जबकि यदि हम पैरा को देखें तो ये सिमेट्रिकल है और इसका जो क्रिस्टल लैक्टिस है वो एक अच्छे प्रकार से अरेंज हो सकता है, उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, उनके अणुओं के बीच में ज़्यादा जगह नहीं होगी, वह काफ़ी क्लिष्ट होंगे, घने होंगे, और जब घने होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित ही अधिक होगा। तो इस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सही आंसर है 4 पैरा। पैरा वाला जो होगा या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इसको थ्योरेटिकल लेक्चर में जाकर भी समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C3H6Cl2 अणु सूत्र के कितने संरचना सूत्र संभव हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 4, 6 या 8। तो इनकी संरचना सूत्र बना करके देखते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला है और 2 Cl हो सकता है दोनों Cl एक ही कार्बन परमाणु पे लग रहे हों, या फिर 2 बराबर वाले कार्बन परमाणु पे लग रहे हों, या फिर बराबर वाले दोनों पर ही कार्बन, बीच वाले कार्बन पर ही दोनों Cl लग रहे हों, या फिर एक लास्ट वाले और दूसरे पहले वाले कार्बन परमाणु पर Cl लग रहे हों। तो कुल मिला के 4 इसकी संरचना सूत्र संभव है और तो कोई इसका संरचना सूत्र संभव नहीं है। जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर थे वो हमने सब बना लिए, तो इसका सही आंसर होगा 4। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कार्बन तथा क्लोरीन बंध जिसे Cl बॉन्ड कहते हैं ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। 4 इसके विकल्प दे रखे हैं। हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, कार्बन परमाणु पर धन आवेश तथा हैलोजन परमाणु पर ऋण आवेश होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी यौगिक में परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन परमाणुओं की होती है अर्थात FCl-Br की, और इसमें से भी जब हम ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प हमको दिख रहा है वह सही लग रहा है कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इस कारण से C और Cl के बीच जो इलेक्ट्रॉन हैं वो Cl की ओर को विस्थापित हो जाते हैं। ये जो बॉन्ड है C तथा Cl के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच जो इलेक्ट्रॉन है ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण Cl की ओर विस्थापित हो जाएंगे। इस प्रकार कार्बन पर धनावेश और क्लोरीन पर ऋणावेश आ जाएगा और इसमें पोलैरिटी, ध्रुवीय प्रवृत्ति इसकी उत्पन्न हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। जो बोर्ड एग्जाम है उसके पर्पज से एक ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की स्टडी करते हैं, जो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं। निम्नलिखित यौगिक जो कि हमने एल्कोहल लिए हैं कि हैलोजन अम्ल यानी कि HCl, HBr, HI ये हैलोजन अम्ल होते हैं, से क्रियाशीलता का क्रम बताना है। तो 3 प्रकार के हैलोजन सामने ले रखे हैं, CH3, CH2, CH2OH। ये वाला जो एल्कोहल है CH3, CH2, CH2OH, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल या इसको हम प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। जबकि ये जो सेकंड वाला है आप इसमें देख सकते हैं कि जो OH ग्रुप है वह 2 डिग्री कार्बन एटम पर
लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल। ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो इसलिए इसको हम द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर लगा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, इसको हम बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। हम जानते हैं कि तृतीयक एल्कोहल HCl, HBr, HI अर्थात हैलोजन अम्लों से बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। उनके बाद जो क्रियाशीलता का घटता क्रम होगा वो द्वितीयक एल्कोहल का और फिर लास्ट में प्राथमिक एल्कोहल का होगा। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे ज्यादा क्रियाशील थर्ड जो कि तृतीयक एल्कोहल है, उसके बाद क्रियाशीलता जो कम होगी वो द्वितीयक एल्कोहल की होगी, और उसके बाद सबसे कम क्रियाशीलता 1 डिग्री एल्कोहल की होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि क्रियाशीलता में 3 डिग्री एल्कोहल बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल उनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है, और 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, बेंजीन न्यूक्लियस पर CH2CH2 ये लगा हुआ है और उसकी HCl से हम अभिक्रिया करा रहे हैं, और जो उत्पाद बन रहा है A उसको वो ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो यदि आप ये ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार यहाँ पर योग अभिक्रिया होगी। मार्कोनी-काफ नियम का हमने एक अच्छा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जब हम मार्कोनी-काफ नियम की बात करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग असंतृप्त यौगिकों पर हम कराते हैं। असंतृप्त यौगिक वह होते हैं जिनमें कि द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइडों का ऋणात्मक भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु पर जाकर के जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसका एक पोर्शन नेगेटिव है, एक पोर्शन पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव पोर्शन है इसका जो हैलाइड आयन है वह जाकर के उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये जो Cl है वो यहाँ पर पहुंचेगा, ध्यान से देखिएगा, और जो हाइड्रोजन है वह यहाँ पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है वह है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार यह एडिशन हो रहा है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, HCl और ZnCl2 की अभिक्रिया करके, लाल फास्फोरस और हैलोजन की अभिक्रिया करके, H2SO4 और Ki की अभिक्रिया करके, जबकि चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो जब हमको एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड RX बनाने होते हैं तो हम 2 प्रोसीजर यूज करते हैं। HCl की रिएक्शन या HX की रिएक्शन ZnCl2 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में करा देते हैं। इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड बना दे रहा हूँ RX प्लस H2O। और एक तरीका और है कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन की रिएक्शन करा दी जाए तो एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 4th पार्ट इसका सही ऑप्शन है। इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जो प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हैं वहाँ पर ये अच्छी तरीके से समझाया गया है। और वैसे भी ये एक सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सा रिएक्शन है, इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए को पहचानो। एक रिएक्शन दे रखी है, एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 से, एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं और ए बन रहा है। ये ए क्या है इसको पहचानने के लिए कह रहा है।
तो हम जानते हैं कि एल्कोहल से जब हमको एल्काइल हैलाइड प्राप्त करने होते हैं तो हम PCl3 और PCl5 का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 से करते हैं तो हमको एल्काइल हैलाइड मिलेंगे प्लस HCl प्लस POCl3। तो यहाँ पर जो A है वो HCl और POCl3 है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। मान लीजिए यदि हम एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते तो यहाँ पर हमको एल्कोहल के 3 अणु लेने पड़ते, तो भी एल्काइल हैलाइड हमको मिल जाता और H3PO3। तो ये दो रिएक्शंस हैं जिनकी सहायता से हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बहुत सरलता से बना लेते हैं PCl5 और PCl3 से। तो जब PCl5 से हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो हमको POCl3 और HCl प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग करोगे? तो यहाँ पे हमने एल्केन ले रखा है CH3CH2CH2CH3। एल्केन के रूप में ये ब्यूटेन है और इस प्रकार से ये ब्यूटाइल क्लोराइड 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड हमको मिल रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्लोरीन इन अल्ट्रावायलेट लाइट, NaCl प्लस H2SO4, क्लोरीन गैस इन डार्क, क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ Fe इन डार्क। तो इसमें थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो सही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम किसी एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु हटते चले जाते हैं और क्लोरीन परमाणु लगते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही क्लोरीन दे रखा है, Cl2 मॉलिक्यूल एक ही है, तो केवल 2 ही सब्सटेंस यहाँ पर बनेंगे। 1 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, और 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो कि मुक्त मूलक के द्वारा या फ्री रेडिकल के द्वारा कंप्लीट होती है। इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ये जो रिएक्शन है ये Cl2 गैस के द्वारा इन डार्क में भी हो सकती है, लेकिन जब इस प्रकार से हम रिएक्शन कराएंगे तो ये तब तक रिएक्शन होती है जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते और उनकी जगह क्लोरीन लग नहीं जाते। अगर आप इसमें प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो केवल एक ही हाइड्रोजन हटाया जा रहा है और एक ही क्लोरीन लगाया जा रहा है, चाहे वो 1 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल हो चाहे वो 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल हो। तो जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं किसी एल्केन से तो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, जबकि यही रिएक्शन क्लोरीन गैस इन डार्क में भी होती है तो फिर ये अनकंट्रोल हो जाती है। तब तक होगी जब तक कि एल्केन के सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाते और सारे के सारे उनके स्थान पर हैलोजन लग नहीं जाते। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज का मतलब है जिसमें कि हैलोजन का आदान प्रदान हो रहा है। एक हैलोजन हट रहा है, दूसरा हैलोजन लग रहा है, उसको हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। तो ओवरऑल यदि हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो वह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। Cl में और I में एक्सचेंज हो रहा है, Cl की जगह I आ रहा है और I की जगह Cl आ रहा है। तो यही यहाँ पर ही एक्सचेंज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। बाकी अगर अन्य रिएक्शंस में आप देखें तो ये एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि HX का योग हो रहा है, एक्सचेंज तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है। जबकि थर्ड रिएक्शन देखें तो यहाँ पर एल्कोहल एल्काइल हैलाइड में चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर भी हैलोजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और जो फोर्थ रिएक्शन है उसमें भी हैलोजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ हम इसको बोला है कि ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह फर्स्ट पार्ट इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित कौन सा अभिकर्मक क्लोरोबेंजीन से टोलीन देगा? क्लोरोबेंजीन
और ये टॉलीन है, ये इस प्रकार से। तो कौन सा भी कर्मक यहाँ पर हम इस्तेमाल करें, तो बुश रिएक्शन और बुश फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, इनका कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप ये सवाल कर सकते हैं। तो बुश रिएक्शन की यदि हम बात करें तो बुश रिएक्शन में एक जैसे एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। ये बुश रिएक्शन है। और यदि हम बुश फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो बुश फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से की जाती है सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो एल्काइल एराइल बनता है इस प्रकार से, और इसको कहते हैं बुश फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है टॉलीन बना रहा है, उसके लिए हम CH3Cl और सोडियम मेटल का यूज करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है CH3Cl Na और ड्राई ईथर। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये बुश रिएक्शन लिखी है, ये उसके नीचे बुश फिटिंग रिएक्शन लिखी है। जबकि अगर फिटिंग रिएक्शन की बात करूं तो एराइल हैलाइड की हम एराइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो डाइफिनाइल मिल जाएंगे इस तरीके से। ये कहलाती है फिटिंग रिएक्शन, इसको बोल देंगे हम फिटिंग। तो यदि आपका बुश रिएक्शन, बुश फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी नेम रिएक्शन वीडियो सीरीज में से इन तीनों रिएक्शन को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और जो हमारे वीडियो नोट्स हैं जिसमें कि हमने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं, वहां पर भी हमने इसको अच्छे से समझाया है। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। एक अच्छा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में Y की पहचान कीजिए। पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पर ये एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराया है इन्होंने, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनी है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 से करा करके ये Y क्या होगा इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्लोरोबेंजीन दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से Cu2Cl2 की प्रेजेंस में बाई बन रहा है और नाइट्रोजन गैस निकल रही है। बाई क्या हो सकता है? तो ये सेंडमेयर अभिक्रिया है। सेंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन बनती है। क्लोरोबेंजीन बनेगी या ब्रोमोबेंजीन बनेगी या आइडोबेंजीन बनेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा अभिकर्मक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर उसने Cu2Cl2 अभिकर्मक इस्तेमाल किया है तो निश्चित ही यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनेगी। इसका सही विकल्प ए है। यदि आपको सेंडमेयर अभिक्रिया के बारे में और कुछ डिटेल से समझना है तो आप हमारे सेंडमेयर अभिक्रिया के ऊपर बने हुए वीडियो लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं। ये आपको नेम रिएक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर के इजीली मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। एक अच्छा सवाल है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चार यौगिक दे रखे हैं इसमें, ब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आयोडोब्यूटेन, और इनका एक क्रम दे रखा है ABCD के। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यदि हम ब्यूटेन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3, 1 क्लोरो ब्यूटेन है, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। यहाँ पर क्लोरीन लग रहा है
और इसी प्रकार से हम 1 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और 1 आयोडो ब्यूटेन। तो यहाँ पर केवल क्लोरो ब्रोमो और आयोडो परमाणु में अंतर है। हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अणुभार पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ जाता है वैसे वैसे क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक जिसका अणुभार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। यहाँ पर जो 1 आयोडो ब्यूटेन है उसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा अतः उसका क्वथनांक भी अधिक होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि Br जो है उसका परमाणु भार कम होता है। तो इसी प्रकार से 1 ब्रोमो ब्यूटेन उसका अणुभार थोड़ा 1 आयोडो ब्यूटेन से कम होगा और फिर 1 क्लोरो ब्यूटेन और लास्ट में सबसे कम अणुभार वाला ब्यूटेन। तो यदि हम इसके बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम में पहले हम सबसे कम जिसका अणुभार होगा उसको देखें तो ब्यूटेन का अणुभार सबसे कम होगा, उससे ज्यादा 1 क्लोरो ब्यूटेन का, 1 ब्रोमो ब्यूटेन का और फिर 1 आयोडो ब्यूटेन का। तो ए ऑप्शन इसका सही विकल्प है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से एक अच्छा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है वह ये है कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और ऐसा ही हम गलनांक के लिए भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे गलनांक क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के द्वारा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अणुभार के बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये सभी यौगिकों पर लागू होता है, चाहे वो हेलो एल्केन हो, हेलो एरीन हो, एल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन, जो भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, मोस्टली उन पर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसने 3 कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं, CH3 CH3 CH CH2Br, CH3 CH2 CH2 CH2Br, CH3C CH3 CH3Br। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु है और सभी पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अगर हम अणुभार के अनुसार देखें तो सबका अणुभार तो यहाँ पर एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर जो क्वथनांक के बढ़ता क्रम है वो अणुभार पर डिपेंड तो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी का अणुभार एक समान है। तो जब इस प्रकार का कोई केस होता है तो फिर हम यहाँ पे सरफेस एरिया देखते हैं। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी अधिक होगा। अभी यहाँ पर ये यहाँ पे सीधी श्रृंखला का है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका जो सरफेस एरिया है वह अधिक है और उसके बाद जो सरफेस एरिया है वह इसका है इसके मुकाबले 1 ब्रोमो ब्यूटेन के मुकाबले इसका होगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका सरफेस एरिया कम होगा, सबसे कम सरफेस एरिया इसका होगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो सरफेस एरिया के बढ़ते क्रम में क्वथनांक बढ़ेगा। तो सबसे कम सरफेस एरिया है थर्ड वाले का और उससे ज्यादा सरफेस एरिया है फर्स्ट वाले का और सबसे अधिक सरफेस एरिया है सेकंड वाले का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो ये जो सामने क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड है। सरफेस एरिया को हम तब देखते हैं जबकि अणुभार एक समान होते हैं। अगर इनके अणुभारों में अंतर होता तो निश्चित ही उसी का क्वथनांक ज्यादा होता जिसका कि अणुभार अधिक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे तीनों विकल्पों के अणुभार समान है तो फिर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका क्वथनांक भी कम होगा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आधारित सवाल है। तो मैं समझता हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों का घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 कंपाउंड दे रखे हैं, वेंजीन, क्लोरोवेंजीन, डाइक्लोरोवेंजीन और क्लोरो ब्रोमोवेंजीन। इनको घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करवाया जा रहा है।
तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्क्राइब किया था, जैसे जैसे अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ते हैं और वैसे वैसे ही यहाँ पर घनत्व भी बढ़ता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जिसका कि अणुभार कम होगा उसका घनत्व भी कम होगा, और जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। तो यहाँ पर सबसे कम अणुभार बेंजीन का होगा, उससे ज़्यादा क्लोरोबेंजीन का, उससे ज़्यादा डाइक्लोरोबेंजीन का, और उससे ज़्यादा होगा क्लोरोब्रोमोबेंजीन का। तो बढ़ता हुआ जो क्रम होगा घनत्व का वह होगा फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड, सेकंड से ज़्यादा थर्ड, थर्ड से ज़्यादा फोर्थ। मैं एक बार यहाँ पर फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि घनत्व भी अणुभार पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया के लिए अधिक क्रियाशील होगा। SN1 अभिक्रिया क्या होती है? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और एक का मतलब होता है प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनको हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से एक SN2 रिएक्शन होती है जो कि सेकंड ऑर्डर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों ही तृतीयक एल्काइल हैलाइड हैं। तृतीयक एल्काइल हैलाइड इस प्रकार से इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर X जो है वो हैलोजन है, और यदि कोई न्यूक्लियोफिलिक OH आयन है तो इस प्रकार से आगे कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने यहाँ पर SN1 रिएक्शन लिखी, तृतीयक एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं, जबकि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो है इस प्रकार से SN2 रिएक्शन देते हैं। SN2 रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इनमें ओरिएंटेशन या अभिविन्यास परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हैलोजन लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ रहा है, तो जब इस पर न्यूक्लियोफिलिक अगर अटैच होगा तो वह राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन की खास बात होती है। यद्यपि यहाँ पर इसने SN1 रिएक्शन के बारे में ही पूछा है कि कौन सी SN1 रिएक्शन तेजी से होगी, तो वह SN1 रिएक्शन तेजी से हो जाएगी जिसमें कि कार्बन और हैलोजन के बीच बनने वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाए, सरलता से टूट जाए। तो हम जानते हैं कि FCl-Bri अर्थात 17 ग्रुप हैलोजन ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो F से लेकर के I की ओर जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, और आप जानते हैं कि जब परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है तो बनने वाला बॉन्ड जो है वो सरलता से टूट जाता है। तो जिसका यहाँ पर साइज बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी, परमाणु आकार अधिक होगा, वह सरलता से उसका बॉन्ड कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा होगा वो सरलता से टूट जाएगा, और सरलता से टूट जाएगा तो इजीली वो रिएक्शन दे देगा, तेजी से वो अभिक्रिया दे देगा। तो यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन के रूप में जो आयोडीन है, जिसका कि परमाणु आकार बड़ा है, जिसका कि एटॉमिक साइज बड़ा है, जिसका कि परमाणु त्रिज्या बड़ी है, वह सरलता से टूट जाएगी और उसकी SN1 रिएक्शन तेजी से होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, जो तृतीयक एल्काइल आयोडाइड है वह तेजी से SN1 रिएक्शन देता है। उसका रीजन ये है कि I का आकार FCl और Br के मुकाबले अधिक होता है। अधिक होने के कारण वह सरलता से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। तो एक अच्छा न्यूमेरिकल है। कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे क्लियर होंगे तभी जाकर के ये न्यूमेरिकल, तभी जाकर के ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इस फर्स्ट पार्ट में हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की स्टडी की है।
यदि आपको कुछ कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर कमेंट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से दोहराऊंगा कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है। या तो आप अपने नोट्स बुक्स से टैली करके बनाइएगा, या फिर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। उनका इस चैप्टर से संबंधित जो लिंक है, हेलो एल्केन हेलो एरीन से संबंधित जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप उनकी PDF फाइल भी मंगवा सकते हैं। तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, उसके बाद इन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को करिएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, तो आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजीली लगेंगे। अब जब हम अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। ये अनलिमिटेड सीरीज होगी, इसमें हम 20-20 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन की एक सीरीज बना करके आगे को बढ़ेंगे। लगभग एक वीडियो 40 to 45 मिनट के लगभग का होगा। तो आप इनको देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उनको पूछिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।